1858, यानी 1858 का अधिनियम। तो इसका अगर परिवेश देखा जाए इसका यदि सरकमस्टांसेस पर विचार किया जाए तो सबसे पहला जो काउस था या सबसे पहला जो सरकमस्टांसेस इस एक्ट के लिए अकाउंटेबल था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक ऐसा प्रथम विद्रोह था जिसे हम बहुत हद तक राष्ट्रव्यापी विद्रोह कर सकते हैं। संपूर्ण राष्ट्र तो इससे प्रभावित, संपूर्ण राष्ट्र में तो यह विद्रोह नहीं हुआ था, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र इससे प्रभावित था। एक हुआ घटना, एक हुआ घटना का प्रभाव पड़ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 1857 के विद्रोह की, रिवोल्ट की घटनाएं भारत के सभी भूभागों में नहीं घटी, लेकिन जहां भी घटी उसने संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। और भारत में इस तरह का विद्रोह कोई नया विद्रोह नहीं था, बल्कि जब से ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई थी 1757 से, उसी समय से विद्रोहों का सिलसिला यानी क्रम शुरू हो चुका था। और 1857 तक आते आते लगभग 200 विद्रोह हुए थे। लेकिन पूर्व के 200 विद्रोह और 1857 के विद्रोह में एक अंतर था कि पूर्व के जितने विद्रोह थे वो क्षेत्रीय थे, रीजनल थे, क्षेत्रीय मांगों तक सीमित था और हर विद्रोह का एम्बिशन यानी आकांक्षा अलग अलग था। और ऐसे परिवेश में अंग्रेजों ने इनके साथ दो प्रकार की नीतियां अपनाई। एक, अगर छोटा मोटा डिमांड रहा तो पूरा कर दिया गया, और नहीं तो पुलिस या सैन्य बल के द्वारा इसे कुचल दिया गया। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस दौर में, 100 वर्षों के दौर में, ब्रिटिश सेना में भी विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सेना की उस समय कुल संख्या 3,24,000 थी। 3,24,000 संख्या में 2,65,000 सेना भारतीय थी, यानी इंडिया के लोग ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे थे। तो सुविधाओं के आधार पर, वेतन के आधार पर, पदोन्नति के आधार पर और जातीय विभेद के आधार पर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने भी समय समय पर विद्रोह किया। तो उन सैनिकों के विद्रोह के मांगों को या तो पूरा कर दिया जाता था, या जो मांग ब्रिटिश सत्ता के अनुरूप नहीं होती थी तो उस सेना को या तो भंग किया जाता था और दंडित किया जाता था। और ऐसी परिस्थिति इन 100 वर्षों में सिर्फ इसलिए रही कि राष्ट्रवादी भावना का अभाव था पूरी तरीके से। तो अब आप कहेंगे कि क्या 1857 का विद्रोह
पूर्णतः राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत विद्रोह था। तो इस परिवेश में इतिहासकारों के बीच बहुत मतभेद है। अभी जो आप जिस दौर में चल रहे हैं, उस दौर में 1857 के विद्रोह को पूरी तरीके से राष्ट्रवादी विद्रोह साबित करने का एक हवा से चल पड़ी है। और अधिकांश इतिहासकार आज के समय में ये मानने को तैयार हैं कि यह एक राष्ट्रवादी विद्रोह था। लेकिन यह भी अपने आप में एक वास्तविकता है कि इतिहास जो एक गुजरा हुआ घटना होता है, उसको हम फिर से उसी समय में जाके दोहरा नहीं सकते। जो घटनाएं घटी वो उस समय की एक वास्तविकता थी, एक सच्चाई थी। और इसी परिवेश में हम पाते हैं कि एक सच्चाई ये भी था कि जिस राष्ट्रवाद की अनुभूति हम वर्तमान समय में करते हैं, वैसा राष्ट्रवाद तो कम से कम उस वक्त नहीं था। यह 1857 के बाद भी वैसा राष्ट्रवाद नहीं था। अगर बहुत हद तक हम मानेंगे तो एक मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद था, और उस मध्यम वर्ग का अपना हित था, और उसी हित के लिए वो राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का रहे थे या उसका विकास कर रहे थे। 100 वर्षों के अंदर के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में जो भी है विवाद हो सकता है अपनी जगह पर, लेकिन एक बात अपने आप में अकाट सत्य है, इस पर इतिहासकारों के बीच कोई मतभेद नहीं है कि इस विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता की चूल्हे हिला दी थी। जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने बाज़ाब्ते तौर पे ये घोषणा कर दिया था कि अब हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए कि 1 वर्ष तक लगातार, यानी 11 मई को विद्रोह शुरू हुआ और ये पूरा वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी किसी जगह का विद्रोह का दमन नहीं किया जा सका। कुछ जगह का दमन हुआ भी तो छिटपुट रूप से वो क्षेत्र में विद्रोह 58 तक चलता रहा। तो ऐसे में जो कैनिंग की विचारधारा थी वो लंदन लौटने की थी। थोड़ा इसका कम होता है क्या? फैन का स्पीड कम होता है? कहां पर से होगा? वो चालू कर लीजिए तो आपका मेकअप हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और बहुत सारे रजवाड़ों की सेना ने मुख्य रूप से इस विद्रोह पर अंग्रेजों ने अपना जो नियंत्रण स्थापित किया वो सिख रेजिमेंट की वजह से किया। और जिंद, पटियाला, ये सब के जो राजा थे, उन राजाओं ने पूरी तरीके से अंग्रेजों का साथ दिया। इसके वजह से अधिकांश जो जमींदार थे जो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, उन लोगों ने ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का साथ दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज 1857 के विद्रोह को कुचलने में या दबाने में सफल रहे। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश शासन के विचारों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। और आमूलचूल परिवर्तन क्या कि अब किसी भी सूरत में कंपनी का शासन भारत में नहीं रहना चाहिए। कंपनी इस योग्य नहीं है कि इतने बड़े देश पे शासन चला सके, उसके पास सक्षमता नहीं है।
अगर सक्षमता होती, कैपेबिलिटी होती, तो इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता और उसका समाधान, उसको रिजॉल्व होने से पहले ही कर दिया जाता। तो ये विद्रोह ने प्रूफ कर दिया कि कंपनी वाज टोटली अनेबल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एक्टिविटी। और दूसरी बात यह साबित हुई कि ऐसा विद्रोह इसलिए हुआ है कि 1757 से लेकर के इस समय तक कंपनी ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना करप्शन किया कि जो वहां के लोगों की स्थिति थी काफी दयनीय हो गई। इस वजह से उन्होंने विद्रोह किया। अगर कंपनी करप्शन लेस रहती, भ्रष्टाचारहीन होती, तो फिर इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी और करप्शन, इन दोनों मुद्दों ने कंपनी को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया और कंपनी की सत्ता जो है वो समाप्त हो गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ होता तो हो सकता था कि कंपनी का शासन कुछ दिन और चलता है। कब तक चलता कहा नहीं जा सकता है। लेकिन 1857 के विद्रोह ने ये बात साबित कर दी कि अब कंपनी की सत्ता नहीं होगी। उसके बाद दूसरा अगर कॉज ले तो unrelevant conditions of कंपनी की अप्रासंगिकता। कंपनी ने जब से बंगाल में अपने राजनीतिक प्रभुत्व को पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद से जमाना शुरू किया और वेलेस्ली के समय तक आते आते कंपनी ने अपना विस्तार किया और अंत में लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत की नीति का प्रतिपादन किया, तो इस यहां तक आते आते कंपनी भारत के लगभग 60 से 64% भाग पर कब्जा करने में सफल रही। तो एक और कंपनी का प्रसार चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर कंपनी के रिलीवेंसी पर भी शुरू से ही प्रश्न उठ रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट पारित किया गया था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के नाम से जानते हैं, तो उस समय भी ये बात कही गई थी कि कंपनी को राजनीतिक सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। और उस समय से लगातार हर अधिनियम या रेगुलेशंस के पारित होने से पहले ये प्रश्न ब्रिटिश पार्लियामेंट में जरूर उठता था कि क्या कंपनी का शासन भारत में रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, इसलिए कि आपने इसको परमिशन ट्रेड के लिए दिया था। कंपनी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। कंपनी के लोग शासन करने के एक्सपर्ट नहीं हैं, ये लोग व्यापारी हैं। इनकी योग्यताएं शासन के लायक नहीं है और इसमें अधिकांशतः वो लोग हैं जो ब्रिटेन में अपनी अयोग्यता के कारण जाने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार अपनी तरफ से जब जब अच्छे अच्छे लोगों को, एक आध दो को भेजती है,
तो कंपनी का शासन चल पाता है, वरना प्रत्येक स्तर पर अनेबल लोगों को बहाल करती है निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऐसी परिस्थिति में जो कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश के शाख पर क्रेडिट पे धब्बा है, क्योंकि ब्रिटेन का जो शाख था वैश्विक स्तर पे वो एक सुसंस्कृत कल्चर्ड कंट्री का था, रूल ऑफ लॉ के कंट्री का था और करप्शन लेस कंट्री का था। और कंपनी जो शासन कर रही थी इंडिया में, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें सारे ये अवगुण थे जिन अवगुणों के खिलाफ ब्रिटेन के लोग रहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इन अवगुणों को साथ लेकर के चलने से कोई कंट्री या कंट्री के लोग विकास नहीं कर सकते। तो ये मुद्दे हर एक्ट के पहले गरमाता था। 73 में भी गर्म आया, 84 में भी गर्म आया, 93 में भी गर्म आया, 13 में भी और 33 में भी, और 53 में तो हद हो गई कि उसके पूरे शक्ति को ही निशक्त कर दिया गया। ऐसे में 1857 का विद्रोह तो था ही एक काउस, लेकिन दूसरा काउस कंपनी के अंदर का जो अंतर्विरोध था, जो कंट्राडिक्टरी कंडीशन था कंपनी के अंदर का, वो भी उसके पतन के लिए उत्तरदायी था। तो ये दो काउस ने 1858 के एक्ट को बनने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब और अगर देखा जाए तो एक काउज अपने तरफ से आप जोड़ सकते हैं कि भारतीयों की आकांक्षा, ambition of इंडियन। देखिए 19वीं शताब्दी का 19th सेंचुरीज का जो समय है वो बहुत सारे परिवर्तनों का समय है हमारे देश में। आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में आप देखिए तो बहुत सारे संगठन बने, जैसे ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समान, रहनुमाए मजदियान सभा, सिंह सभा और भी बहुत सारे हैं, अलीगढ़ आंदोलन। उसी प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा था। अभी तक की जो स्थिति थी अंग्रेजों के आगमन से पूर्व तक का भारत का, उसमें शासन क्या होता है इससे आम जनता को कोई मतलब नहीं था। एक शासक दूसरे शासक से लड़ करके अपनी सत्ता स्थापित जब कर लेता था तो आम जनता उसको टैक्स देती थी। आम जनता का शासन से नहीं सरोकार था। बाकी शासक कौन बनेगा, शासन कौन करेगा, ये शक्ति के बुनियाद पर निर्धारित होता था। आप गौर से देखिए तो मुगलों के दौर के पतन के पश्चात जिस इलाके में आप रहते हैं, इस इलाके में बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो गया था, जैसे टिकारी स्टेट, जैसे मकसूदपुर स्टेट, जैसे बेतिया स्टेट। ये सब स्टेट्स कैसे उभर करके सामने आए? कभी आपने इसके इतिहास को पढ़ा है? तो किसी व्यक्ति के पास उसके सौजातीय लोगों का एक संगठन बन गया जिसमें 100-200 लोग शामिल हो गए। उनके पास किसी ढंग से बंदूक आ गया, लाठी आ गई और एक विशेष क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया।
और जो तत्कालीन शासक था, जैसे अलीवर्दी खां उस समय था, तो अलीवर्दी खां को खुद लड़ाई लड़ना पड़ रहा था मुगलों से। जो बंगाल का नवाब था, तो अलीवर्दी खां ने गया के इन जमींदारों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इनकी सत्ता को मान्यता दे दी। जब बंगाल में नवाब के सत्ता का पतन हुआ, ब्रिटिश सत्ता आई, तो यही जमींदार ब्रिटिश सत्ता से अपने लिए सनद प्राप्त कर ले। तो इससे क्या साबित होता है कि शक्ति के आधार पर 17वीं या 18वीं शताब्दी में बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ, और जब 19वीं शताब्दी का दौर आता है, तब फिर पढ़े हुए लिखे हुए लोगों का एक ऐसा वर्ग उभर करके सामने आता है जो जमींदार भी थे, और इनके सोच में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो जमींदारी हमें मिली है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से अब तक, इस जमींदारी का अधिकांश भाग तो अंग्रेज ले लेते हैं, हमारे पास बहुत अल्प मात्रा रहता है। और अभी तक भारतीय जमींदारी व्यवस्था का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक अलग विशेषता था, जो यूरोपीय जमींदारी व्यवस्था से हटकर था। यूरोप के जमींदारों का अपने रियाया के साथ भाईचारे का संबंध नहीं था, शत्रुता का संबंध था। लेकिन भारत के जमींदारों का अपने रियाया के साथ या अपने काश्तकार के साथ शत्रुता के संबंध नहीं होते थे, बल्कि बहुत मित्रवत संबंध होता था, और बहुत बार लगान माफ कर दिया जाता था अगर फसल खराब हुई। उसकी बेटी की शादी हुई तो जमींदारों द्वारा उसे सहायता दी जाती थी। रहने का घर नहीं होता था तो जमींदारों द्वारा उसे जमीन दी जाती थी। और ऐसे ऐसे कितने गांवों के निकट में आपको अभी भी डीह मिलेगा, डीह, टोला, ये सब जब जनसंख्या के विस्तार के कारण से आपस में मिल गए, लेकिन आज भी डीह टोला नामकरण देहात में मिलेगा। वो डीह टोला क्या था? वो जमींदारों के द्वारा अपने काश्तकारों को का बसाया गया गांव था, वो जहां रह कर करके अपने जमींदारों की खेती वो करते थे, और उनके पास वही सनद थी। तो ये हम बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि एम्बिशन, महत्वाकांक्षा यहीं से जागता है। और 1838 ईस्वी में भारत का पहला राजनीतिक संगठन बनता है, जिसको लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदार हितवर्धक सभा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बनता है 1839 में। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन मिलकर के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनता है 43 में, राधाकांत देव के नेतृत्व में। और भी उस समय द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब, राजा राम मोहन राय तो मर गए थे 33 में ही, तो ये सब नेता उभर करके सामने आए, और इनका एम्बिशन, इनके द्वारा जो राष्ट्रवादी एम्बिशन था वो उभर करके सामने आया। और मध्य वर्ग का एक ऐसा ग्रुप तैयार, इसमें सभी लोग शामिल नहीं थे, कुछ लोग शामिल थे, उसमें जमींदार भी बहुत सारे थे। इन लोगों ने ब्रिटिश नीति का विरोध करना शुरू कर दिया, और ऐसे परिवेश में एक मध्यम वर्गीय महत्वाकांक्षा, एक मिडिल क्लास एम्बिशंस का उभार दिखाई पड़ता है, जो भी चाहते थे कि कंपनी की सत्ता नहीं रहे, क्योंकि ये काफी करप्ट हो गई है। तो इस प्रकार कंपनी के विरुद्ध ये 3 खंडों में हमने देखा कि 1857 भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, कंपनी की अप्रासंगिकता भी एक बहुत बड़ा कारण था। और तीसरा, कि भारत में भी परिस्थितियां बन रही थी कि कंपनी की सत्ता ना रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के लोग आजादी की मांग इस समय करने लगे थे, लेकिन इतना तय था कि कंपनी की सत्ता से वो लोग उब गए थे। और ये सारी घटनाएं एक साथ मिल करके
ये तय हो गया कि अब कंपनी की सत्ता समाप्त किया जाए और उसकी जगह पर कोई दूसरा सत्ता स्थापित होगा। लेकिन ये दूसरा सत्ता कौन होगा? क्या भारतीयों का सत्ता होगा या विदेशी सत्ता होगा? एक सवाल आपके जहन में ये गूंजेगा कि जब वहां पर ब्रिटेन इतना असक्षम हो गया था तो फिर भारतीयों ने उस सत्ता का हस्तगत क्यों नहीं कर लिया? तो उसका जवाब यही है कि भारत में सत्ता हस्तगत करने वाले कोई एक हाथ नहीं था, कोई एक शक्ति नहीं था कि जिसके सपुर्द भारत की सत्ता की जा सकती हो। कहने का अर्थ दूसरे रूप में यह है कि भारत में संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला कोई भी एक ऐसा ग्रुप या वर्ग सक्षम नहीं था कि अंग्रेजों से मुकाबला कर करके इस विपन्न स्थिति में अंग्रेजों को भगा करके भारत के सभी भूभागों पर अपना कब्जा कर ले और अपना शासन स्थापित कर ले। तो इस वजह से पुनः फिर एक विदेशी सत्ता की शुरुआत हुई। और वो विदेशी सत्ता कौन सी थी? तो ब्रिटेन की संसद की सत्ता। तो अभी तक जितना एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उस एक्ट का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। जो पहला दिन क्लास लिया था आपको, उसमें 2 रो बना के बोला था कि 2 प्रकार के एक्ट होंगे। एक एक्ट होगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने वाला होगा। तो वो सेक्शंस में जितनी भी चीजें थी वो कल तक हम पढ़ा चुके हैं। कितनी बातें पढ़ाई हमने? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा। 53 सब याद है आपको? तो कुल 6 एक्ट और बीच में छोटा मोटा एक आध 2 एक्ट जो है किसी की मजबूती के लिए आया, तो वो हमने पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में जो उपर्युक्त परिस्थिति थी, ब्रिटिश क्राउन को मजबूत बनाने वाले अधिनियम पारित किए गए। और इस अधिनियम की विशेषता थी कि भारतीयों को शामिल करने हेतु भारतीयों को शासन में शामिल करने हेतु परिषदीय यानी काउंसिल का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये बात तय हो गई कि अब ब्रिटिश सत्ता नहीं रहेगी, लेकिन अब जो ब्रिटेन की सत्ता रहेगी यानी पार्लियामेंट की, क्राउन की, वो पूर्व के तरह शासन नहीं करेगी। वो अब कैसे करेगी कि भारतीयों के भावनाओं से अवगत होगी, उसके बारे में जानने का प्रयास करेगी कि आखिर भारत के लोग किस प्रकार का शासन चाहते हैं। भारत में उनको सहभागी नहीं बनाया जाएगा शासन में, लेकिन उनके विचारों को जानने के लिए
शासन के अंदर उनके कुछ लोगों को रखा जाएगा ताकि उनके माध्यम से भारतीयों के विचारों से अवगत हुआ जाए और उनके विचार को जान करके उनके असंतोष को दूर किया जाए ताकि भविष्य में 1857 जैसा विद्रोह ना हो। ठीक है, तो इसलिए जितने भी अधिनियम इसके बाद बने यानी 1857 के बाद, उसका नामकरण रेगुलेटिंग एक्ट नहीं रहा क्योंकि अब परमिशन किसी को नहीं देना था। अब उसका नाम परिषद अधिनियम काउंसिल एक्ट हो गया। और परिषद किस लिए? तो इस परिषद में भारत के कुछ लोग शामिल कर लिए जाए ताकि उनके विचारों को हम जाने और उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति कर दे ताकि उनमें कोई असंतोष नहीं हो और भविष्य में कोई विद्रोह नहीं। तो ये तो 1861 से चलेगा परिषद अधिनियम, लेकिन कंपनी की सत्ता को समाप्त करने के लिए जो सबसे पहला अधिनियम आया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के लिए जो सबसे पहला अधिनियम आया, उसको हम लोग 1858 का एक्ट बोलते हैं। तो इसमें जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, वो काफी महत्वपूर्ण है, तकनीकी भी है, टेक्निकली भी है। तो हम लोग उसके प्रोविजंस को बारी बारी करके देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या बातें की गई। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक आते हैं प्रावधान यानी प्रोविजन। उसमें पहला प्रोविजन था कि निदेशक मंडल, इसका इंग्लिश क्या होता है? कीजिएगा बदमाशी। कौन बोला बोर्ड ऑफ कंट्रोल? इतना पढ़ाने के बाद ऐसे बोलिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बोलिएगा, निदेशक। देखिए, देख के नहीं बोल रहे हैं और अब धीरे धीरे हम टाइट होंगे, लिख के अब सब लाएगा। ठीक है, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। हम आपको पढ़ाने के लिए कितना देर पढ़ाते हैं? 1-1.5 घंटा या और 4 घंटा घर पर पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ाने के लिए मेरा समय कितना जाता है? करीब 5-6 घंटा। तो हम इतना मेहनत करें और आप खाली कॉलर झाड़ के चल जाइएगा, तो ऐसे कैसे होगा? तालियां तो दोनों हाथ से बजती है। इश्क में सिर्फ आशिकी दीवाना रहे तो ऐसा तो नहीं काम चलेगा। माशूक को भी कुछ 2 कदम बढ़ने पड़ेंगे। बात को समझा कीजिए। ठीक है, तो हम बार बार पूछते रहेंगे चूंकि हम मेहनत करके पढ़ाए हैं आपको, तो शब्द कम से कम दोहराया कीजिए। तो निदेशक मंडल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ? हाँ ठीक है, कहाँ? लक्ष्मीकांत में, हिंदी वाला में, इंग्लिश वाला में। एक बात हम आपको बता दें, खैर ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही मीनिंग वही है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही मीनिंग वही है। हम भी वही किताब पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, हमारे पास कोई दूसरी बुक नहीं है। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश में एक चीज चलती है, शैक्षणिक षड्यंत्र, एजुकेशनल कॉन्स्पिरेसी। और शैक्षणिक षड्यंत्र एजुकेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है कि किताबों में कुछ बातें ऐसी लिख दी जाए कि एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए
और सही मैसेज नहीं जाए स्टूडेंट के पास। तो ऐसा क्यों किया जाए भाई? तो दो कारणों से। एक, मेरे पास आएगा नहीं है, अगर कॉन्स्पिरेसी करके रखेंगे तभी ना पूछने के लिए आएगा। और दूसरा ये कि इतना आसान बना देंगे तब तो सब कोई पास कर जाएगा। तो ये सब चलता है। ये सब चीज इंग्लिश बुक में आपको नहीं मिलेगी। जो फॉरेन राइटर के हैं उनमें इस तरह का द्वंद्व आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहां कितना ऑथेंटिक से ऑथेंटिक बुक हो, कहीं न कहीं पर विवाद खड़ा हो जाएगा। और इस विवाद को यहाँ का जो संस्था है वो भी हवा देता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं देता है। जैसे बीपीएससी में हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन पे विवाद होगा। पिछली बार विवाद हुआ कि बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। सभी लोगों ने आरा लिखा, बीपीएससी बोला कि नहीं, पटना में नेतृत्व किया था। अब कोर्ट में केस हुई तो इम्तियाज साहब को बुलाया गया, मिडाइबल के वही जो है वो एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने झूठ कैसे बोला ये देखिए। हमारे उस्ताद हैं इसलिए खिलाफ में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो बात सच है वो तो ना भी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से वो आरा में थे, लेकिन आत्मीय रूप से पटना में थे। ये पटना हाई कोर्ट में उनका दिया हुआ स्टेटमेंट है। और इसी ग्राउंड पे जो है शरीर से आत्मा श्रेष्ठ होती है, इसीलिए कोर्ट ने माना कि बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया पटना में। अब बोलिए तो देखिए वो सब बात छोड़िए ना, बात समझिए। अब इसमें हम आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं। इसी ढंग से ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन है लैटिट्यूड के बारे में। सभी किताबों में है कि 181 लाइन होता है? एक हर चीज में विवाद है, ऐसी बात नहीं है। खुल्लर में एक जगह लिखे हुए हैं कि कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि जो 90 डिग्री है वो रेखा नहीं है, बिंदु है। ठीक है, इसलिए कुल रेखाओं की संख्या 181 नहीं होगा, 179 होगा। अब बहुत सालों के बाद 75 साल बाद बीपीएससी मानती है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। वह है ना भाई। तो ये सारी चीज हम लोग के बस में सर नहीं है। हम लोग बहुत नीचे तबके के आदमी हैं और ये सब चीज छोड़ दीजिए। दो चार क्वेश्चन इस ढंग से होता है, लेकिन हाँ अलर्ट रहिए, होशियार रहिए कि ऐसा ऐसा समय आएगा तो थोड़ा चालाकी से आंसर दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत। देखिए हमारी एक सीमा है, उस सीमा में हमको रहने दीजिए, पढ़ाने दीजिए। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, उस सब में हमको ना खींचिए, ठीक है ना। और वो मेरे बस की चीज है भी नहीं, हम बात क्यों करें उस पर। तो निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा कौन था बोलिए इसका हिंदी? नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल का इंग्लिश क्या था? वेरी गुड, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अबोलिश, सॉरी अबोलिश नहीं, इनएक्टिव यानी उसको काम करने से रोक दिया गया। दी एंड नहीं हुआ अभी इसका। दी एंड कब होगा? 1876 के 1 जनवरी को। अभी से लेकर करके इसका अस्तित्व बना रहा, लेकिन इसके कार्य करने की शक्ति को जो है वो खत्म कर दिया गया। भाई ये अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके शक्ति को खत्म कर दिया गया कि अब तुम भारत में व्यापार तो तुम्हारे हाथ से पहले ही खत्म हो गया था, अब तुम शासन भी यहां नहीं करोगे। तो
आप पूछिएगा हमसे कि सर जब ये बात हो ही गई थी तो इसका मतलब खत्म ही हो गया वो? नहीं, ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गया। व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया था 33 में, ये बात सच है। 58 के एक्ट में इससे शासन करने की सत्ता छीन ली गई, ये बात भी सच है। लेकिन 100 वर्षों तक कंपनी ने जो शासन किया भारत में, तो इसकी गतिविधि को एक बैंक कैसे रोक दीजिएगा? इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे एम्प्लॉय थे, बहुत सारी संधियां इस कंपनी ने बहुत सारे लोगों से कर रखी थी, बहुत सारी देनदारियां इन पर थी। किन पर? कंपनी पर। तो शासन के लिए शोभा नहीं था कि एक बैंक को खत्म कर दे, बल्कि ये सारे चीज को उसको मेंटेन करना होगा। और फिर उसके भी जो कर्मचारी थे या उसके भी जो लोग थे, व्यक्तिगत रूप से तो व्यापार कर सकते थे ना भाई, कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। उसके जो व्यक्तिगत लोग थे वो तो व्यापार कर सकते थे, तो उनका एस्टेब्लिशमेंट यहां था। तो एक बैंक उनकी गतिविधि को खत्म नहीं किया जा सकता था। फिर अभी उनके शेयर होल्डर जीवित थे, उनको पैसा चाहिए था, तो ब्रिटिश सत्ता उनका पैसा लौटाती तब ना कंपनी खत्म होता। तो ये सारी चीजें थी, इसलिए 58 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ, कंपनी समाप्त नहीं हुआ, कंपनी 1876 में समाप्त हुआ। इस ढंग से जो हम सेंटेंस बना के आपको दे रहे हैं, ये किसी पुस्तक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और प्रश्न इसी जो सेंटेंस बना करके दिए हैं उसी से राइज होता है। बात समझ में आई? तो ये एक छोटा सा प्रोविजंस था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सत्ता अब भारत में समाप्त हो गई, का गवर्नमेंट भारत में समाप्त हो गया, की राजनीतिक शक्ति भारत में अंत हो गया। हाँ हाँ, तो आ तो रहे हैं अभी। यहां पर छोड़ दिया जाता है, उसके शेयर होल्डर बचे हुए थे ना भाई, इसको पैसा आप दीजिएगा ना। जो 1,40,000 स्टर्लिंग पाउंड का कोर्स 1813 के एक्ट में बना था, काहे के लिए? कि कंपनी का शेयर सरकार खरीद लेगी, तो पैसा भी बढ़ा नहीं था, तो उसके शेयर आप खरीदिएगा तब ना वो कंपनी डिसॉल्व होगी, खत्म होगी, नियम था। तो उसकी देनदारी के लिए जो है उसको बनाए रखा गया, हिसाब किताब के लिए बनाए रखा गया, जो संधिया थी उस संधिया की पूर्ति के लिए बनाए रखा गया। आप भारत के साथ साथ इंडिया नाम क्यों रखते हैं अपने देश का? भारत ही रखते खाली, क्या जरूरत थी? भारत दैट वाज इंडिया है ना भाई, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ। इसका राज आपको पता है? इसका राज ये है कि 1947 से अंग्रेजों ने भारत का वैश्विक संधि जितना की दूसरे देशों के साथ, वो इंडिया के नाम से किया, भारत के नाम से नहीं किया। हमको देश का नाम इंडिया नहीं रखना था, हमको देश का नाम भारत रखना था, क्योंकि इसकी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत भरतवंश से होती है। कुल 10 जन थे, कुरु, यदु, अनु, त्रुहु, अकिन, पक्त, फलानस, शिव। इन 10 जनों का जो लीडर था वो सुदास थे, और भरत जन से उनका मुकाबला हुआ, जिसके सेनापति या लीडर जो थे विश्वामित्र थे।
सॉरी उल्टा बोल दिया, इनके विश्वामित्र थे, भरत के सुदास थे, और सुदास की जीत होती है और 10 जनों की हार होती है। तो ये 10 जनों पर भरत कबीले ने कब्जा कर लिया। तो वहां से पॉलिटिकल इंटीग्रिटी या राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत भारत की। तो इसलिए ऐतिहासिक रूप से इस देश को भारतवर्ष कहना ज्यादा उपयुक्त था। लेकिन इंडिया के नाम से सारी संधियां थी, तो अगर देश के साथ इंडिया शब्द नहीं जुड़ा होता तो वो सारी संधियां क्या हो जाती, समाप्त हो जाती, निष्क्रिय हो जाती। बहुत सारा से पैसा लेना था, बहुत सारे को पैसा देना था, ट्रेड भी बहुत सारा इसी ग्राउंड पर इसी नाम से हो रहा था, तो सारा का सारा बंद हो जाता। बहुत सारे एक्ट थे जो इसी नाम से थे, वो सभी के सभी एक्ट निष्प्रभावी हो जाते। बात समझे? इसीलिए प्रशासनिक आर्थिक कारणों से जो है हमने मजबूरी में इंडिया नाम एक्सेप्ट किया है। ये है ना, तो उसी ढंग से कंपनी अनुपयोगी रह गई थी, लेकिन उसके बहुत सारे लायबिलिटीज अभी बाकी थे, इसीलिए उसको खत्म नहीं किया जा सकता था। वो लायबिलिटीज 76 में जाकर के पूरे हुए, तो 76 में कंपनी को हमेशा के लिए इतिश्री कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब बात समझ में आई? एंशिएंट हिस्ट्री इत्तेफाक से हम ही पढ़ाएंगे, तो उसमें बड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। दूसरा जो है प्रोविजन जो इसका था कि दोनों की शक्तियां, दोनों कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों की शक्तियां भारतीय राज्य सचिव, भारतीय राज्य सचिव, इसका इंग्लिश होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, को दे दिया गया। ठीक है, यानी अब जो काम लंदन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहे थे, वही काम यहां अब लंदन में कौन करेगा? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी भारत सचिव। ठीक है, और ये भारत सचिव होता कौन था? तो ब्रिटेन का जो होम मिनिस्टर होता था वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। वहां इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते थे, यहां होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, गृह मंत्रालय। इस गृह मंत्रालय को लंदन में क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखिए, भारत का जो गृह मंत्रालय है, तो इसमें बहुत सारे प्रभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, उसको मिला कर करके हम गृह मंत्री बोलते हैं। उसमें आंतरिक सुरक्षा विभाग भी है। तो कभी कभी आप देखिएगा कि आंतरिक सुरक्षा मंत्री अलग बना दिया जाता है। अर्धसैनिक विभाग भी है, पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट। तो जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये सब उसके अधीन आते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रभाग अलग है होम मिनिस्ट्री में। उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रभाग अलग है, बहुत सारे प्रभाग हैं। तो भविष्य में हो सकता है कि उसका अलग मंत्री बना दिया जाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उस क्षेत्र का गृह मंत्री है। अब बात समझ में आ गई आपको? आंतरिक सुरक्षा मंत्री मतलब गृह मंत्रालय का के अधीन देश के अंदर की सुरक्षा का मामला था, वो ये देखेंगे। जम्मू कश्मीर प्रभाग का मंत्री का मतलब क्या हो जाएगा?
गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो वहां के प्रभाग को देखेंगे जम्मू कश्मीर का। सबके सेक्रेटरी अलग अलग होते हैं गृह मंत्रालय में। तो उसी ढंग से वहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, मतलब ब्रिटेन का क्या चीज, फॉरेन मिनिस्टर नहीं, गुड, होम मिनिस्टर। और उसमें एक प्रभाग क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत का राष्ट्र सचिव। इसका अर्थ यही ना हुआ साहब कि वहां का गृह मंत्री अब इस मामले को देखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा प्रोविजन था इसमें कि भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की सहायता के लिए के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव का गठन किया गया। अब ये तो बजाबते तौर पे एक ऑफिस था, सहायता के लिए। ऐसे मंत्री अकेले काम नहीं ना करेगा, तो उसके सहायता के लिए ये 15 मैन कमिटी थी जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करती थी। इसके पहले भी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, तो ये जब उसके जगह पर बना तो इसकी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ठीक है, अब हाँ बोलिए, आप आगे बैठा कीजिए ना। मतलब आपका शक्ल हम देख नहीं सकते हैं, आज जब इधर आते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे क्या है, शर्म लगती है हमसे। इतना तो किसी लड़की को देते तो वो भी ऐसे से नहीं करते, आप ऐसे क्यों करते हैं? टीचर से नजदीक रहा कीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। काची बन जाएगा? नजरबाज को नजर सनम ने नजर लड़ाते नजर से देखा, और नजर पड़ी जो नजर के ऊपर नजर चुराते नजर से देखा। तो ऐसी है ये साहब। तो गठन किया गया साहब। अगला प्रोविजंस जो था ये कि गवर्नर जनरल की पदवी अब वायसराय का मतलब होता उपराजा हो गए। यानी पहले जो भारत में जिसको ये निर्देश देता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल को देता था, अब जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट अब क्या कहलाएगा, वायसराय। वायसराय का मतलब उपराजा। तो ये एक प्रतीकात्मक परिवर्तन था, सिंबॉलिक चेंजिंग था। वो क्या कि पहले गवर्नर जनरल प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव किसका माना जाता था, कंपनी का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको नियुक्त करता था, ब्रिटिश सरकार नहीं नियुक्त करती थी।
लेकिन वायसराय कह देने से क्या हुआ कि अब ये सम्राट का प्रतिनिधि हो गया और सम्राट के सील और हस्ताक्षर से ये नियुक्त होगा। तो ये नामकरण चेंज करने से इसके शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन इसके सम्मान में जरूर वृद्धि हो गई। कभी ये कंपनी का गुलाम नहीं रहा, बल्कि इट बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का भाग नहीं था, लेकिन वायसराय अब क्या हो गया, वो ब्रिटिश सरकार का एक भाग हो गया, एक पार्ट हो गया, क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए साहब, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमको आज दूसरा एक्ट भी पढ़ाना है, तो इसलिए महत्वपूर्ण चीजें लिख रहे हैं और अंदर की बातें जो हैं वो बताते हुए चल रहे हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी, वो 1 नवंबर 1858 की घोषणा। डिक्लेरेशन ऑफ Nowember 1858। ये डिक्लेरेशन किसने किया था? किसने किया था, बोलिए ना। हाँ, ठीक बोले आप। उस समय की महारानी ने किया था। उस समय उसका नाम था महारानी विक्टोरिया। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल देखे हैं? इसी समय बना था। ताजमहल से प्रभावित होकर के बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ताजमहल की तरह बन नहीं पाया। लेकिन फिर भी जो है आलीशान बिल्डिंग है, ये भी कम नहीं है, किसी तरह से कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी समकक्ष नहीं हो पाया, वो एक अलग बहस है। तो इस समय जो ब्रिटेन की रानी थी, राजा नहीं था इस वक्त, रानी थी जिसका नाम था महारानी विक्टोरिया, उसने एक डिक्लेरेशंस किया और वो डिक्लेरेशंस काफी महत्वपूर्ण है। उस डिक्लेरेशंस को वहां लिखा गया, यहां उस कागज को भेजा गया और 1 नवंबर 1858 को भारत के सभी जिला मुख्यालयों में इसे जनता के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय का गवर्नर जनरल था, अब वायसराय बन चुका था, उसने इस घोषणा को सरकारी तौर पर जो पढ़ा, जहां पर वो जगह कौन था, तो इलाहाबाद में पढ़ा उसने, दिल्ली में नहीं। क्वेश्चन आता है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने किस शहर में पढ़ा था, तो इलाहाबाद में पढ़ा था। और इसमें था क्या चीज, तो इसमें बहुत सारी बातें थी। इसी में ऐसे 1858 के अधीन ही हम लोग पढ़ रहे हैं और है भी, लेकिन 1858 के अधिनियम में कहीं पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को समाप्त करने की बात नहीं लिखी हुई थी। जो महारानी ने घोषणा की 1 नवंबर 1858 को, उसमें यह बात लिखा हुआ है कि आज से ब्रिटिश सत्ता समाप्त होती है भारत में, और ब्रिटिश, गौर से यहां से सुनते चलिएगा, और ब्रिटिश क्राउन की सत्ता शुरू होती है। पहला चीज।
दूसरी बात उसने घोषणा की कि आज से सभी भारतीय प्रजा हमारी प्रजा है, यानी हम जो ब्रिटेन की महारानी हैं, जिस प्रकार से ब्रिटेन में जितने लोग रह रहे हैं उसकी महारानी है, और वो सब मेरी प्रजा है, यानी मेरी सिटीजन्स है। तो उसी तरीके से भारत के जितने भी लोग हैं जो वहां निवास करते हैं, ऑल ऑफ देम आर द सिटीजन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो भी ब्रिटेन के जो है नागरिक हैं। इस प्रकार से स्पष्ट रूप से देखा जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सत्ता ने भारतीयों को नागरिकता कब दी? तो 1 नवंबर 1858 की घोषणा के द्वारा। हाँ, एकदम एकदम पूरी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे हो गया, नहीं पूछने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे हो गया कि भारत का जितना भूभाग है ना, वो ब्रिटिश भूभाग मान लिया गया। जैसे एग्जाम्पल के माना गया, हो ही गया वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान पर हम लोग हमला करें और उसको भारत में मिला लें, तो वहां जितना लोग रह रहा है तो वो कहां का नागरिक कहलाएगा? भारत का नागरिक। इतना तो आप समझते हैं। तो महारानी ने भारत को मिला लिया लंदन में। अभी तक शासन कर रहा था कंपनी, तो लंदन भारत को अपना भूभाग नहीं मान रहा था। बात समझ में आई? लेकिन अब शासन करने लगा क्राउन, प्रत्यक्ष शासन, डायरेक्ट। तो इसका मतलब कि भारत भूभाग किसका हो गया? सारे ऑर्डर जब क्राउन के नाम से पारित हो रहे हैं तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप उसके अधीन हो गए। तो इसीलिए सारी भारतीय प्रजा हमारी प्रजा है, उसने घोषणा की। तो प्रजा का मतलब हमारे सिटीजन्स है। प्रजा ही को तो इंग्लिश में अब सिटीजनशिप बोला जाता है, यही ना होता है भाई। कौन? हाँ, अब हम दूसरे एंगल से आपको समझाते हैं। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? पूरा नाम बोलिए। मोदी। और ये अटैक करके पाकिस्तान को भारत में मिला लें, तो नरेंद्र मोदी अलग हो गए और भारत अलग हो गया कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हुए। तो उसी तरीके से ब्रिटेन अलग हो गया, महारानी विक्टोरिया अलग हो गई। ये महारानी थी, वहां की शासिका थी। तब कहा हम बोला कि ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई? आप तो उल्टा समझ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई। हाँ, तो वो तो एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है। तो दूसरा बात हमने समझाया आपको। इसी समय उसने घोषणा की थी इस डिक्लेरेशंस में कि अब हम किसी भी भारतीयों के साथ धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेंगे। जिस तरीके से अपनी प्रजा के बीच कोई भेद नहीं करते हैं, अब भारत के लोगों के साथ भी कोई भेद नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से सरकारी नौकरियां ब्रिटेन के लोग प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से आईसीएस की नौकरियां भारत के लोग भी प्राप्त करेंगे। इसी घोषणा का परिणाम था कि 1861 में 4 भारतीय आईसीएस बनने में सफल हुए थे, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। ये अलग बात है कि बाद में सबको हटा दिया गया। ठीक है, वो एक अलग बात का। ये हाथी के दांत घोषणा था। जो भी था लिखित रूप में तो था, इसीलिए इस घोषणा को जो 1 नवंबर को हुआ था, उसे भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन राइट्स।
क्योंकि ब्रिटेन ने पहली बार भारतीयों को कुछ अधिकार दिए थे, अभी तक अधिकार नहीं दिए, लिखित रूप से ही सही। और चौथा डिक्लेरेशन ये किया गया था कि जो देसी रियासत है उनके मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनकी सत्ता बनी रहेगी और जितनी भी संधियां पूर्व में हुई थी उन सभी संधियों को ब्रिटिश सत्ता जो है मान्यता देगी। प्लस जितनी भी सेना थी, चाहे थल सेना थी या जल सेना थी, उस समय तक वायु सेना का अस्तित्व नहीं हो पाया था, क्योंकि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज उस समय तक नहीं खोजा था। तो जोश में आदमी पढ़ा देता है कि वायु सेना भी, तो वायुयान है ये नहीं था, तो वायु सेना कहाँ से बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर का वीडियो देखते हैं तो जोश में बोल करके निकल जाते हैं, और यही सब क्वेश्चंस जो है सिविल सर्विस राइज कर देती है जहां पर आपको फंसाती है। तो जो जल सेना थी और स्थल सेना थी, ये दोनों सेना अब किसकी सेना हो गई? पहले कंपनी की सेना थी, अब ये ब्रिटिश क्राउन की सेना हो गई। लेकिन उनकी सेवा शर्तें, उनके वेतन, उनकी पदोन्नति जो भी थी पहले से, उन सभी को इंप्लीमेंट किया गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि हम आपकी सैलरी घटा करके रख रहे हैं या आपको प्रमोशंस नहीं देंगे, या जो सुविधाएं मिलती थी आपको कंपनी में वो सुविधाएं हम नहीं देंगे, हम नई तरीके से आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मालिक चेंज कर गया। तो ये डिक्लेरेशंस था, इसीलिए इसे भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर? तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ना, एलिजाबेथ उसके बहुत पहले हो मर गई थी। आप बुक ले लीजिए पॉलिटी का और उसको घर पर पढ़िए, यहां पढ़िए, होमवर्क दिखलाइए। लक्ष्मीकांत तो डिफिकल्ट पड़ जाता है। 17 हाँ, ना ना ना, उसको नहीं बोलते। आप जो मिस कर रहे हैं मैडम, वो बात नहीं थी। फर्रुखसियर ने 1716 ईस्वी में कंपनी को एक फरमान दिया था जिसको दस्तक बोलते थे। इसको बोलते थे कंपनी के अधिकारों का मैग्ना कार्टा। हाँ, और ये जो था भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा, क्योंकि दस्तक एक ऐसा अधिकार था जिससे कंपनी बहुत फ्लोरिश की, बहुत काफी आगे बढ़ी। जा रहे हैं क्या आप? क्यों? है? कितना बज गया? 11:30 तक टाइम है ना जी। ऊपर में किससे क्लास होता है? 11-12 का? किस चीज का? इसी कोचिंग का? ओ, ऊपर अलग इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, जाइए। अब देखिए, अगला जो हम लोग लेंगे वो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का
भारतीय परिषद अधिनियम। नहीं, 73 से। हाँ जी, इसके पहले भी एक्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए नहीं था, वो कंपनी को परमिशन देने के लिए था। जैसे 1600 में कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट प्लस 15 साल का व्यापार करने का मिला। जब 15 साल गुजर गया तो फिर एक्ट पारित करके फिर उसको बढ़ा दिया गया। इस टाइप से था, कंपनी को कंट्रोल नहीं किया जाता था। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो है वो सबसे पहला जो एक्ट बना था वो 1773 का। इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी के एक्ट में लोगों देखा कि अब जो भी ब्रिटिश संसद अधिनियम बनाएगी उसका उद्देश्य होगा कि साहब ब्रिटिश सत्ता को भारत में कैसे मजबूत किया जाए, और ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए नीति बना ली गई कि साहब अब भारतीयों का सहयोग शासन में प्राप्त किया जाएगा, या ब्रिटिश शासन में भारतीयों का मंतव्य व्यू जानने की कोशिश की जाएगी, यूं ही शासन नहीं किया जाएगा। इसीलिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो विधायी सदस्य 1853 के एक्ट में जोड़े गए थे, याद कीजिए आप, 6, तो उसी पर ज्यादा काम हुआ। इसके बाद 53 में हुआ क्या कि 6 का 6 आदमी अंग्रेज था, भारतीयों का प्रतिनिधि वो नहीं था। अब जो हम लोग देखेंगे तो उसमें कोशिश की जाएगी कि भारतीयों का प्रतिनिधि इसमें आए, ताकि जो कानून हम बनाने लगे तो उनके विचार को हम जान सकें कि इस कानून के कंटेक्स्ट में उनका क्या विचार है। ज्यादा विरोध करेंगे तो हम समझेंगे ओ ये जनता का विचार है, और उसको हम सुधार लेंगे, उनके मनोनुकूल बना लेंगे, ताकि विद्रोह भविष्य में हो ही नहीं। तो जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव बॉडी था उसका परिषदीय रूप जो दिया गया था 53 में, यानी काउंसिल का रूप जो दिया गया था, तीसरे शब्दों में जो उसको विधायी संस्था बना रहा था एग्जीक्यूटिव बॉडी को, उसी का अब एलोबरेशन होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसीलिए हर अधिनियम को हम लोग अब क्या लिखेंगे, परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट। परिषद अधिनियम या काउंसिल एक्ट लिखने के पीछे क्या कारण है, तो उसके पीछे कारण ये है, फिर से हम दोहरा रहे हैं इसको, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलेगा कि नहीं समझ में आ रहा है सर, हमको फिर से बताइए, क्योंकि ये बेस है आपका। इस बेस को मजबूत करके नहीं चलिएगा तो आगे कोई भी एक्ट समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि 1773 से लेकर करके 1833 तक जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव थी, कार्यकारिणी थी, जो परिषद थी, वो सिर्फ एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रही थी, हालांकि वही कानून भी बनाती थी, ये बात भी सच है। लेकिन वो लोग जो भी थे 3 या 4 गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के मेंबर, they were not the expert of legislation field. वे लोग कानून बनाने के क्षेत्र में विधाता नहीं थे, पारंगत नहीं थे। तो पारंगता लाने के लिए, स्पेशलिटी लाने के लिए सबसे पहला प्रयास ये किया गया कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में 6 विधायी सदस्य लेजिस्लेटिव मेंबर 1853 के एक्ट में पहली बार शामिल किया गया।
और ये जो 6 मेंबर थे, जब कानून बनने की बात होती थी तभी ये शामिल होते थे उसकी मीटिंग में, अन्यथा उसका जो 4 संख्या था, 4 मेंबर था, वही देश को चला रहा था। और जब गवर्नर जनरल को जरूरत होती थी कि नहीं अब मेरी काउंसिल कानून बनाएगी, तो 6 जो लेजिस्लेटिव मेंबर अपॉइंट किए गए थे उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी में, उनको बुला लिया जाता था और एक प्रकार से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर जाती थी, विधायी सदन में कन्वर्ट कर जाती थी। ये बतवा आप समझे कि नहीं बढ़िया से सब कोई? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए। जिनका एक्ट कानून उनका ज्ञान बहुत कम है, उनसे ऐसा हमको डर रहता है कि उनको बातें समझ में नहीं आ सकती हैं, लेकिन हम इतने अच्छे ढंग से आपको लेके चल रहे हैं कि हमें नहीं लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम बोल दे रहे हैं कि यदि किसी को ऐसा संदेह है कि नहीं आपकी ये बात नहीं समझ रहे हैं, तो वो बोले, हम फिर से समझाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलिए। कोई नहीं बोलने का मतलब हम ये माने कि सभी को बात समझ में आ गई। एक बार फिर से, ठीक है? यहां बैठो ना, हाँ सामने, तब ना समझ में आएगा। अब देखिए इसको कैसे समझाए, ऊपर में लिख दिए से कोई बात नहीं। देखिए इसको ऐसे समझिए, समझना है आपको तब कि जो गवर्नमेंट होता है, यानी शासन जो होता है, वो 3 तरीके से चलता है। कितनी तरीके से? 3 तरीके से, या कह लीजिए कि 3 हाथ से चलता है। शासन के 3 हाथ होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला अंग को जो बोलते हैं व्यवस्थापिका। क्या बोलते हैं? ये बात आप नहीं लगता है जानती हैं, इसीलिए आप ऐसा सवाल की। व्यवस्थापिका को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। क्या बोलते हैं? दोहराते जाइए। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही? नाम समझ में आ रहा है? दूसरा हाथ, ये दूसरा अंग जो होता है शासन चलाने का, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। इसका इंग्लिश क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है? और तीसरा जो अंग होता है, या तीसरा जो हाथ होता है, उसको बोलते हैं न्यायपालिका। क्या बोले? हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुडिशियरी। ठीक है? तो 3 अंग होते हैं, कोई भी शासन व्यवस्था हो, कोई भी सरकार हो, उसके 3 अंग होते हैं, 3 हाथ होते हैं। कहिए कि 3 हाथ से वो शासन करता है। अब ये काम क्या करता है? तो ये जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेटिव है, ये कानून बनाना काम है इसका। देश में शासन चलाने के लिए कानून होता है ना भाई, है? यानी टू मेक लॉ। बिना कानून के देश नहीं चल सकता है। अब जब कानून बन गई तो उसको लागू भी होना चाहिए, खाली बना देने से तो काम नहीं चलेगा। तो लागू करने वाला एक पूरा तंत्र होगा, पूरा सिस्टम्स होगा, तो उसी तंत्र को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? कानून लागू करना, है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? टू इंप्लीमेंट लॉ। ठीक है? अब देखिए कानून बन गया, कानून लागू हो गया, कोई जरूरी नहीं कि सभी पालन भी कर ले, बहुत सा डिसोबे करेगा।
तो अगर डिसओबे करने को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसा कानून प्रिवेल करेगा? तो इसका मतलब कि जो कानून का पालन नहीं करे उसको दंड दो ताकि जो है वो पालन करे। तो दंड देना किसका काम है? न्यायपालिका का। ठीक है, यानी टू पनिश। हाँ, कार्यपालिका में आएगा। बीपीएससी से, ये यूपीएससी से, ये सब कार्यपालिका के अंग है। जो आप चुनते हैं एमएलए एमपी, वो लेजिस्लेटिव के अंग है, व्यवस्थापिका के। जो लॉ पढ़ के जाता है, जज साहब बनते हैं, वो जुडिशियरी के पार्ट है। ऐसी पूछा कीजिए एकदम ठेठ भाषा में, जिसको जैसे समझना हो वैसे हम वो आदमी है कि कभी आपको झिड़केंगे नहीं। किसी प्रकार का प्रश्न पूछिएगा तो हम नहीं उसको समाधान करके, और बल्कि हम खुश होंगे कि आप अपने अंदाज में हमसे बात कर रहे हैं। बूंद बूंद तालाब भरता है। ज्ञान ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको आ जाएगा। अगर आपको दुत्कार दिया जाए तो इस शिक्षक के व्यक्तित्व पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इसलिए हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए अब आप पर आते हैं, समझाते हैं। तो ये कोई भी शासन व्यवस्था हो, प्राचीन काल से लेकर अब तक, ये जनरल बात मैं बता रहा हूं आपको, शासन के ये तीन हाथ होते हैं। अब देखिए, जो राजतंत्र था ना, राजा का जब शासन था, तो दिक्कत ये था कि राजे ये तीनों काम करता था। मुंह में जो आया बक दिया, कानून बन गया। ठीक है, आली मुहाली जाओ इसको लागू करो। कहीं अन्याय हुआ रे तो नहीं मानेगा रे, सर कलम कर दो इसको। एक ही टेबल से सारा काम हो रहा था, इसलिए उसको बोलते थे निरंकुश, एब्सोल्यूट। राजा के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता था, निरंकुश, एब्सोल्यूट। आप लिखिए भी और मेरी बात भी सुनिए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि बड़े पैमाने पे पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन होता था। पब्लिक जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। एक डार्क एज में वर्ल्ड था। तो फ्रांस का एक दार्शनिक था जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था? मॉन्टेस्क्यू। इसने एक पावर दिया, सॉरी, इसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने इसमें क्या कहा? हिंदी में भी लिख दिया मॉन्टेस्क्यू। कौन, किसका आवाज आ रहा था? ऐसे लिखाएगा, ठीक है। यह फ्रांस का दार्शनिक था। इसने कहा कि ठीक है, शासन के तो तीन अंग हैं, लेकिन तीनों एक हाथ में नहीं होना चाहिए। जो शासन के अंगों के लिए सेपरेशन ऑफ पावर दे दिया की विचारधारा, तो यह विचारधारा डेमोक्रेटिक थी। और इसी विचारधारा के बाद ये जो थ्योरीज दिया, इसी के बाद ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी होता, माने मॉडर्न डेमोक्रेसी। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए शासन के तीन अंगों का सेपरेशन सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा है। इसीलिए अब जितने जगहों पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित है, वहां इन तीनों अंगों के लिए तीन अलग अलग संगठन बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखें तो लेजिस्लेशन कौन करता है? तो संसद।
है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ये भी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। एग्जीक्यूटिव का काम क्या करता है, कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। बात समझ में आ रही है। और न्यायपालिका का काम कौन देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, इसी ढंग से राज्यों में अगर देख लीजिए, क्योंकि यहां संघात्मक शासन, दो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो दो सरकारें होंगी, तो राज्यों में यहां क्या हो जाएगा, विधानमंडल, ये जहां एक सदन है वहां विधानसभा सिर्फ। यहां क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह पर चीफ मिनिस्टर, और यहां सुप्रीम कोर्ट की जगह पर क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट। और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र है ना भाई, इंडिपेंडेंट है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आइए आपके मूल बिंदु पर, मूल मसले पे, इसको मिटा दें। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, और किश्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए। यही हाल उनका है। भूले हैं रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता मैंने धीरे धीरे, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, और किश्तों में खुदकशी का मजा हमसे पूछिए। नहीं समझ में आया, ऊपर से भाग गया है? इसको मिटाया ना सर, बोलिए जल्दी। लाइट आएगा इसलिए बोर्ड काम कर गया, नहीं तो खत्म हो जाता। अब देखिए आपके बिंदु पर हम आ रहे हैं, और आना बहुत ही जरूरी है कि आपका मसला यह था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल्स को आप नहीं समझ पा रही थी, यही ना, ठीक है। तो शुरू से थोड़ा सा हम कर देते हैं ताकि आपको पूरी बात। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, तो इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसिल की बात की गई थी, है ना। गवर्नर जनरल की, गवर्नर जनरल जीजी कर देंगे, समझ जाइएगा, कि काउंसिल की बात की गई थी कि 4 मेंबर इसमें होंगे, यही ना था भाई। तो ये जो जीजी का काउंसिल था, गवर्नर जनरल काउंसिल, वो क्या था, तो वो एग्जीक्यूटिव था। क्या था, अब वहां लिखी है अपने कॉपी में, ये जो पहले वाला बनाए थे उसको लिखी, तो दिमाग में हवा ना अभी, पीछे वाला डायग्राम अभी जो बोर्ड पर लिखा वो दिमाग में है आपके, हाँ तो उसको देखिए। तो ये जो गवर्नर जनरल का बॉडी था, काउंसिल था, उसका शक्ल क्या था, एग्जीक्यूटिव था, यानी कानून वो लागू करती थी। तो कानून बनता कहां था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन करके आता था। अब बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं, बोली ना हाँ या ना। अब देखिए कि 1773 से लेके बना, 1784 में, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। इतने वर्षों में
ये सब रेगुलेटिंग एक्ट बनता चला गया और सभी में गवर्नर जनरल का काउंसिल था और सभी में ये मेंबर थे और सभी मेंबर एग्जीक्यूटिव थे, यानी सिर्फ कानून को लागू कर रहे थे। बोलिए, समझ में आ गया सर? अब देखिए 53 में क्या हो रहा है, हम 53 में हो ये रहा है कि ये जो फोर मेंबर है, ठीक है, इसमें दो ठो आप समझ ही रहे हैं, एक गवर्नर जनरल और एक मुख्य सेनापति, तो वो 6 इधर भी हो गया। इनको समझाने के लिए हम 4 ही लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 6, तो ये 4 क्या हो गया एग्जीक्यूटिव, और ये 6 जो जोड़ा गया 53 के एक्ट में, वो ऐसे मेंबर थे जो लेजिस्लेटिव नेचर के थे, यानी कानून बनाने वाले। और इस एक्ट में कहा गया 53 के एक्ट में कि जब जब गवर्नर जनरल की काउंसिल कानून बनाएगी तभी ये 6 सदस्य उसमें उपस्थित रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की काउंसिल 1853 के एक्ट के बाद अब 2 भूमिकाओं में काम करने लगी। एक, वही काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी भी बन गई और वही काउंसिल लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। बात समझ में आई? जैसे आप में से लोग बैठे हुए भी, आप लोग की शादी नहीं हुई है, तो आप किसी न किसी के बेटा है ना भाई? ये आपकी एक भूमिका है। लेकिन नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, तो आपका भी कोई बेटा होगा, तो उस समय भी आप किसी के बेटा रहेंगे और उस समय आप किसी के बाप भी हो जाएंगे। तो समय बीतने के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे ही यहां समय बीता, 73 से 33, हंसता है, 73 से 33 समझाने के लिए बहुत उपाय करने पड़ते हैं। 73 से 33 तक क्या हुआ? सिर्फ वो बेटा था, एक ही भूमिका उसकी थी, लेकिन 53 ने उसे क्या कर दिया? बाप भी बना दिया। क्या खूबसूरत बात। कभी तो सोच के वो शख्स किस कदर था बलम, जो झुक गया तेरे कदमों में आसमां की तरह। अब आप समझिए आपकी समस्या का कितना % समाधान हुआ है? फिर हम प्रतिशतता पूछते हैं, उससे हमको आइडिया होता है कि इतना बकबक किए तो फायदा हुआ या नुकसान हो गया। 70, बड़ा विचित्र बात है। अब हम क्या करें भाई, हम तो पूरी तरीके से समझा दिए, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं। कोशिश कीजिएगा आपने कि उसको 100 तक पहुंचाएं, ठीक है? अब देखिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। हम लोग का विषय क्या है आज का साहब? तो 1861 का बोर नहीं ना हो रहे हैं? मजे से पढ़ रहे हैं ना? खूब इंटरेस्ट लग रहा है? जब भी बोर लगे तो बोल दिए कि सर अब बंद कर दीजिए। इसलिए ऐसा कि जबरदस्ती करने से क्या फायदा है ना? क्या जरूरी है कि शोलों को हवा दी जाए? जिनको जलना है वो फूलों से ही जल जाते हैं। तो पढ़ाई जो है प्यार और मोहब्बत का काम है। इसको लगाव से पढ़ा जाए तो बड़ा मजा आता है और लगता है कि कुछ फायदा हमको हुआ।
जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए और न किसी को पढ़ाना चाहिए। और एक दौर था, आपको यकीन नहीं, हम बताते हैं हम क्यों ऐसा पॉलिसीज अपनाते हैं, कि दरोगा की बहुत बड़ी बहाली निकली हुई थी। उस समय मेरा भी एज बचता था, तो हम भी एस्पायरेंट्स थे दरोगा के। जो बात है, हम छुपाते उपाते नहीं अपनी बात, आप लोग तो बहुत छुपाते हैं, ठीक है। एस्पायरेंट मैंने उम्मीदवार है? अच्छा, एस्पायरेंट्स ही कर लीजिए, उसे क्या दिक्कत। आप समझ गए ना कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। चलिए, तो हम भी दौड़ते थे और जिसको हम पढ़ाते थे वो भी दौड़ता था सब, ठीक है। तो मेरा मामला ये हुआ साहब के पुलिस लाइन में हम हाई जंप कर रहे थे, तो ये पैर जो नीचे वाला है वो दोनों हड्डी टूट करके ऐसे हो गया। तो हम दरोगा बनने से रहे, 3 महीना बेड पर चले गए और उसी पर सारा समझ ही गए होंगे आप। तो जब पढ़ाते थे तो उस टॉपिक पर हम आ रहे हैं कि क्या लाभ हुआ इस अंदाज में पढ़ने और पढ़ाने से, कि हमको वहाँ स्पेक्ट्रम में मिला हुआ था मॉडर्न इंडिया और मिडाइवल इंडिया। अब बाकी पॉलिटी के प्रमोद सर थे, ज्योग्राफी के फलाने धर्मेंद्र सर थे, वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर बन गए। हम लोग का एक बैच था, तो बड़े प्यार से लोगों को पढ़ाते थे। हाँ, शुरुआत अपने लड़कपन का वहीं से किया है। तो साहब हिस्ट्री किसी को समझ में याद नहीं आ रहा था, और